एक कपूर कमीशन है, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये देश को नहीं बताया गया। महात्मा गांधी के मर्डर के बाद 1969 में एक कपूर कमीशन बना है, उसकी रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक की गई है। पूना में महात्मा गांधी के कत्ल से 3 दिन पहले उसमें एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसकी एक वाइफ का कन्फेशन बयान है। वो ऑफिसर पूना से अपने घर से बाहर ड्यूटी पे गया हुआ था। उस लेडी ने बयान दिया है कपूर कमीशन के अंदर, और उसने कहा कि कुछ लोग उसके घर पे आए थे और वो साहब से मिलना चाहते थे। साहब नहीं थे, उस जमाने टेलीफोन की सुविधा बहुत ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने अपने पूरे रिटर्न उसमें लिखा है, वो भी कोई बड़ी अफसर थी। उसने कहा कि 3 दिन पहले महात्मा गांधी की हत्या से जो लोग आए थे, उन्होंने कहा कि पुणे के अंदर ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और काफ़ी लोग मारे जाएंगे क्योंकि गांधी जी की हत्या होने वाली है। ये 3 दिन पहले उसने कहा है। उस लेडी ने यहां तक कहा कि उस अफसर को उसने बता दिया था, जो उसका पति था। उसने दिल्ली भेजा। दिल्ली में किसने फाइल दबाई? ये कमीशन के बारे में नहीं बताया गया क्या आपको? वो कमीशन की रिपोर्ट निकलवा लीजिए ना। वो छुपका दी, दबा दी। हो सकता है कि सामने हो नाथूराम गॉडसे, और गांधी जी की हत्या से 2 दिन पहले का उनका बयान देख लीजिएगा। ये सब कुछ अवेलेबल है। इन तथ्यों को देख करके देश में बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा, वो एक अलग इशू है, लेकिन कम से कम इस जनरेशन को सच तो पता चलेगा। उनकी हत्या से 2 दिन पहले गांधी ने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी को एक आंदोलन है, इसे समाप्त कर दिया जाए, इसे एक स्वयंसेवी संस्था बना करके समाज में काम किया जाए। जिन लोगों को राजनीति करनी है, कोई दल बनाए, अलग से करें। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि इस ये दल ही खत्म हो गया तो हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी। उन्होंने गांधी जी को थ्रेट 2 बार किया, और 2 दिन के बाद गांधी जी समाप्त हो गए। और कौन वहां खड़ा हुआ था? कैसे कैसे षड्यंत्र हैं आपके यहां। जाइए तो जरा बिरला मंदिर जाइए, तो इतिहास तो देखिए दिल्ली में जाकर के, क्योंकि हम सब लोगों ने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है। और उस दौर के अखबार जो 1 या 2 हुआ करते थे, आज की तरह कोई 450 टेलीविजन नहीं थे। किसने सुना गांधी के मुंह से ये आवाज निकली, हे राम? किसने सुना था? ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि सिर्फ नेहरू जी को सुनाई दिया हे राम कह रहे थे वो। हाउ द क्रिएट द थिंग। आपने एक क्रिएट करा, लोगों की सिंपैथी हे राम, आखिर में उन्हें भी हिंदू बना दिया और चल रहे। गांधी के बारे में कुछ मत कहना, कहते ही मुसीबत हो जाएगी। गांधी की पर्सनल लाइफ के बारे में विदेश में चर्चा हो रही है, उनके निजी जीवन के बारे में चर्चा हो रही है, वहां नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन जैसे ही इस देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कॉर्नर करना हो, तो 2 एजेंडे लेके खड़े हो जाओ कि आरएसएस तो वो पार्टी है, वो संगठन है जिसका गॉडसे जो था मेंबर था। और ये देखिए, ये तो वीर सावरकर के समर्थक हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, जैसे ही वो ये बोलते हैं, ये बेचारे डिफेंसिव हो जाते हैं। अब ये डिफेंसिव नहीं हो रहे, अब उनको संकट लग रहा है, इसे नया क्रिएट करो। तो इस बार क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा, जिसको तुमने हिंदू आतंकवादी क्रिएट किया था, वही हम उसके खिलाफ उतार देते हैं, जो हिंदू आतंकवादी थ्योरी का जनक था। तो राजनीति में आदर्शवाद नहीं चलता है। हम ये कहें कि राजनीति एक अलग चीज है, तो राजनीति के जो नियम हैं वो आपको अच्छे लगें या ना लगें, आप उसी से आप जीत सकते हैं। जब आप आदर्शवादी थे, ये तमाम संघ के लोग होंगे यहां, इन्हीं का संगठन, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल ट्रेनिंग लोग लेते हैं, जाते हैं। मैं गलत कह रहा हूं साहब? मैं गलत कह रहा हूं? आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं, वो चले जाते हैं राजनीति में। जब वो राजनीति में चले जाते हैं तो उनका अपना एक राजनीति के खेल है। ये क्या कर रहे थे बेचारे? ये 5000 साल पुरानी अपनी आदर्श समाज में बेचारे जी रहे थे कि जैसे हम ईमानदार हैं, दुनिया भी ईमानदार होगी, और अगर नहीं होगी तो हमको देख देख के हो जाएगी। 100 साल से बेचारे ये कर रहे थे। तो जो स्वयंसेवक यहां से जाकर के जब राजनीति करने जाता था, तो थोड़े बहुत तो उसमें गुण रहते थे इनके।
तो जब तक ये आदर्शवाद से लड़े तब तक पार्लियामेंट में ये एक फूल दो माली थे। लेकिन जब इनको समझ में आ गया कि फुटबॉल के ग्राउंड में हॉकी के नियम नहीं चलेंगे, तो जब इन्होंने नियम बदले तो अब हाहाकार मचा हुआ है। ये दो घुमा रहे हैं भाई, ये दो चला रहे हैं। तो आपको 5000 साल पुराने हथियार से आज के इस्लामिक आतंकवाद को आप सामना नहीं कर सकते। अपनी सोच को बदलना होगा, अपने हथियार को बदलना होगा, अपने नैरेटिव को बदलना होगा, अपने लोगों को उस आदर्श समाज से बाहर निकालना होगा। वो आपका ख्वाब है कि जब आदर्श व्यवस्था हो जाए तो वैसे ही रहिएगा, लेकिन ये समाज आदर्श समाज नहीं है। जिनसे लड़ रहे हैं वो आदर्शवादी लोग नहीं हैं। एक आपकी राज्य का शहर है मुंबई, वहां भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है। उसमें से एक शायर हैं जिनके मेरे बड़े भाई उनके क्लासमेट रह चुके हैं। उन्होंने अभी यकायक एक बयान दे दिया। वो बयान दिया उन्होंने जब श्रीलंका के अंदर हमला हो गया और श्रीलंका में मरने वाले का धर्म दूसरा था, तो उनको संकट लगा कि तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मुश्किल हो जाएगी। तो जब वहां पे बुर्के पे बैन लगाया तो हमारे यहां भी मंचलों ने कहा साहब बुर्के पे बैन लगना चाहिए। वैसे वो बगैर बुर्के भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फौरन कह दिया साहब कि बुर्के पे बैन लगना चाहिए। तो वो पढ़े लिखे बोले, वैसे वो कहते मैं अथीस्ट हूं, मैं नहीं मानता, वो अथीस्ट हैं। उन्होंने फौरन बयान दे दिया शाम को कि साहब बुर्के पे लगेगा तो घूंघट पे भी लगना चाहिए, ये कहा उन्होंने। लेकिन आप में से किसी ने नहीं कहा। मैं तो इंदौर में कह के आया, पूरी ताकत से कह के आया, माफ़ करिएगा, कुरान मजीद के किसी पन्ने पे बुर्के का जिक्र नहीं है। और हमारे घूंघट पे तुम जब सवाल उठाओ तो ये ध्यान रखना कि हिंदुओं में घूंघट की परंपरा नहीं है। ये आप 700 साल पहले जब आए थे तो आपकी वैशी आंखों में जो सपना था उसको रोकने के लिए औरतों ने घूंघट लगाया। हमारी परंपरा नहीं है, हमारे शास्त्रों में नहीं है ये। तो आप हमसे मत कहिए हमने घूंघट परंपरा इसलिए नहीं की, आपकी आंखों में जो वैशीपन था उसको रोकने के लिए हमने की। हमारे यहां तो लोग घोड़े पे लड़ने जाती हैं हमारी औरतें, तो आपके यहां बुरखे में बैठती हैं, वो बात अलग है। आप रखें बुरखे में, आप रखें उन्हें, हमने मना नहीं किया, क्योंकि आपके यहां तो उसे प्रॉपर्टी समझते हैं, हमारे यहां नहीं समझते प्रॉपर्टी। लिहाजा बहुत सारे लोग जब कोई भी नैरेटिव कहते हैं तो काउंटर नैरेटिव कीजिए, आप उनको कॉर्नर कीजिए। समाज में इस वक्त लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई है, हथियारों की लड़ाई नहीं है। सही नैरेटिव दीजिए, समय पे दीजिए। इसलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना ये भारत के लिए खतरा हो नहीं सकते। अपनी आर्मी पे ध्यान रखिए, अपनी आर्मी पे फख्र कीजिए। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके ईस्ट में और आपके वेस्ट में रोज तीसरे दिन 4 बंदूकधारी जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को बंद कर देते हैं, कहते हैं मार्शल लग गया। ये गलतफहमी इधर किसी दिन हो गई तो यहां तो लगेगा ही लगेगा, आप निपट जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी आर्मी फाइनेस्ट आर्मी है, क्योंकि आपकी आर्मी तो कई सारे काम करती है। कश्मीर में बाढ़ आ जाती है तो हुर्रियत के लीडर को भी बचाती है। वो अपने धर्म से नहीं हटती, उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि ये गद्दार है, इसको मार देना चाहिए। उसका काम है वो अपना मैंडेट पूरा करती है, और आज भी सरकार ये हो या वो हो करती उसके अंडर में काम है। लेकिन चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, दुनिया के किसी मुल्क को ले लीजिए, मेरा अपना जाती 12 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है, इस मुल्क को, इस देश के अंदर करोड़ों गद्दारों से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा नहीं है।